दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसी रहस्यमय आइलैंड के ऊपर आधारित है जो कहाँ पर मौजूद है वो किसी को नहीं पता। लोगों को लगता है कि ये आइलैंड 70 साल पानी के अंदर तो 70 साल पानी के ऊपर रहता है और कुछ अजीब और कभी ना दिखने वाले जानवरों से भरा हुआ है। लेकिन फिर एक दिन कुछ लोग वहां पहुंच जाते हैं। अब कैसे वो वहां पहुंचते हैं, क्या वापस वो अपने घर आ पाते हैं या नहीं, चलिए जानते हैं। शॉन जो अपनी डर्ट बाइक को भगाते हुए जा रहा है, पर बीच में वो क्रैश हो जाती है। एक पुल जहां उसे पुलिस पकड़ लेती है। दरअसल वो सैटेलाइट टावर से लौट रहा था जहां जाना गैर कानूनी था, लेकिन उसने फिर भी ऐसा किया क्योंकि उसे ऐसा संदेश मिल रहा था जिसे पढ़ने के लिए उसे ज्यादा फोर्स नेटवर्क की जरूरत पड़ रही थी, इसीलिए वो उस जगह पर गया। खैर, अब उसके स्टेप डैड हैंक को बुलाया जाता है जो कि एक्स आर्मी कोडर है। वो शॉन की ओर से माफी मांगते हैं, पर शॉन उन्हें बिना शुक्रिया कहे वहां से चला जाता है क्योंकि वो अपने रियल फादर की जगह हैंक को कभी नहीं देना चाहता। जो कहकर वो अपने रूम में आ जाता है जहां हम देख पाते हैं कि वो किसी चीज पर रिसर्च करने की कोशिश कर रहा है जो किसी किस्म के आइलैंड पर है। आज उसे एक मैसेज मिला है जो उसके दादाजी द्वारा भेजा गया, ऐसा उसे लगता है। बाकियों को तो यही लगता है कि वो मर चुके हैं क्योंकि उन्हें गायब हुए सदियां बीत गई है। पर शॉन उन लोगों की बातों पर यकीन नहीं करता। अब जब वो उस मैसेज को पढ़ने की कोशिश करता है तो उसे समझ नहीं आता क्योंकि वो किसी कोड लैंग्वेज में लिखा हुआ था। और इतने में रूम में हैंक आता है क्योंकि उसे उसकी फिक्र थी, भले ही वो उसका रियल फादर ना हो। वो आकर देखता है कि शॉन बहुत परेशान है किसी चीज को लेकर। तब वो उसे उस टावर पर चढ़ने की वजह पूछता है। शॉन उसे पूरी कहानी बताता है। तब हैंक कहता है कि मैं नेवी में एक कोडर था, शायद इस पहेली को मैं सुलझा सकता हूँ, लाओ मुझे दो। अब कुछ ही देर में वो उस मैसेज को डिकोड कर देता और इंग्लिश में कन्वर्ट करके बताता है। वो कहता है कि ये तुम्हारे दादाजी ने लिखा है कि वो अभी जिंदा है और अभी एक आइलैंड पर मौजूद है जहाँ उसे आना चाहिए। तब शॉन पूछता है कि क्या उन्होंने कोई लोकेशन बताई है, तो हैंक कहता है कि नहीं, पर उस जगह पर 3 किताबों का नाम लिखा हुआ है। जब उन नामों को शॉन सुनता है तो उसे अपनी कलेक्शन में रखी उन किताबों को याद आ जाती है जो लाइब्रेरी से वो लेकर आया था। उन्हीं तीनों के फ्रंट पेज पर एक इनकम्प्लीट मैप था जिन्हें जोड़कर उसके बीच में एक लोकेशन पॉइंट आउट हो रही थी और वही रहस्यमय आइलैंड की लोकेशन है, यानी कि उसके दादाजी वहीं पर है। लेकिन वो वहां पहुंचे कैसे? अगर गए तो वापस नहीं आ पाएंगे वो। अब तक यही सब सवालों के जवाब उसके दिमाग में चल रहे थे। तो शॉन कहता है कि मुझे वहां जाना होगा, पर हैंक का कहना था कि वो आइलैंड महासागर के बीच में है और वहां जाना हर किसी के बस की बात नहीं है। अगर कोई पहुंच भी गया तो आइलैंड पर सरवाइव नहीं कर पाएगा, लोग मर जाते हैं वहां जाकर। लेकिन शॉन अपनी जिद पर अड़ा हुआ था। वो कुछ भी करके अपने दादाजी से मिलना चाहता है। अब हैंक को पता चल चुका था कि अब वो रुकने वाला तो नहीं है, पर उसे वो ऐसे अकेले जाने नहीं देगा, इसीलिए वो भी उसके साथ चलने को मान जाता है और फिर जाकर जूलिया को सब कुछ बताता है। पहले तो वो मना करती है क्योंकि आइलैंड एकदम अनजान है, किसी को उसके बारे में कुछ पता ही नहीं है। पर हैंक का कहना था कि इस ट्रिप पर वो शॉन से दोस्ती भी कर लेगा और ऐसा कुछ नहीं, वो भी एक आम आइलैंड की तरह ही होगा। तो वो मान जाती है और फिर ये लोग एक बंदरगाह पहुंचते हैं जहां से महासागर की शुरुआत होती है। इन्हें असल में किसी शिप से नहीं बल्कि किसी चॉपर की जरूरत थी और कुछ लोगों ने उन्हें बताया कि यहाँ उन्हें सबसे सस्ते दामों में चॉपर मिल जाएंगे। लेकिन वहां जाकर जब वो उस लोकेशन पर जाने को लोगों से पूछते हैं तो हर कोई उन्हें मना कर देता क्योंकि उनका कहना था कि वहां पर कोई नहीं जाता। वो तूफानी जगह है जिसमें न जाने कितने लोग गायब हो चुके। कुछ का तो कहना था कि ऐसी कोई जगह मौजूद ही नहीं है इस दुनिया में। पर शॉन को यकीन था कि वहां जरूर कुछ न कुछ तो है। इतने में उनके पास गेपो नाम का बंदा आता है जो कहता है कि मैं वहां आपको ले चलूंगा, लेकिन पैसे ज्यादा लगेंगे। अब हैंक मान जाता है। जब वो उसकी चॉपर की हालत को देखता है तो उनके मुंह से बस ये निकलता है, क्या ये उड़ भी पाएगा? पर ग्रैपो को पूरा भरोसा था कि वो उड़ जाएगा, लेकिन ये दोनों मना कर देते हैं। लेकिन इतने में सारा बाहर आती है, ग्रैपो की बेटी, जिसे देखकर शॉन को उसे पहली नजर वाला प्यार हो जाता है, जिसके लिए वो अपनी जान भी दांव पर लगाने के लिए तैयार था। उसने हैंक को भी मना लिया था। इसके बाद ये लोग निकल पड़ते हैं। 2 घंटे बाद इन्हें एहसास हो जाता है कि वो लोग सही कह रहे थे। यहाँ पर बहुत ही खतरनाक तूफान होते हैं जिनका सामना अब इनका चॉपर कर रहा था। इतने में सामने से एक बवंडर आता है जो कि बहुत ही विशाल था। पलक झपकते ही इनका चॉपर उसमें समा जाता है और बुरी तरह से नष्ट हो जाता है। जब इन लोगों की आंख खुलती है तो ये किसी वीरान अनजान आइलैंड पर उस चॉपर के मलबों के पास गिरे थे। शॉन जब चारों ओर देखता है तो उसे पता चल जाता है कि ये वही जगह है जहां पर वो आना चाहता है, लेकिन इस तरह से आएगा उसे पता नहीं था। पर जैसे भी वो वहां पहुंच तो गया, पर वापस कैसे जाएगा? खैर, इसमें तो अभी समय है। इस बीच शॉन को वहां पर एक गुफा से किसी तरह की रोशनी आती हुई दिखती है जो वो सभी को दिखाता और वो लोग उस ओर बढ़ते।
जब गुफा के उस पार जाते हैं तो उन्हें चारों ओर बस हरियाली दिखाई देती है। सभी उस आइलैंड की खूबसूरती को देखकर दंग रह जाते हैं। इस बीच वो वहाँ एक और चीज को नोटिस करते हैं। इस आइलैंड पर हाथी बहुत छोटे हैं और चींटियां आकार में बहुत बड़ी हैं, यानी कि यहाँ पर सब कुछ उल्टा है। इस दौरान शॉन की नज़र दूर उठ रहे धुएं पर पड़ती है। शायद वहाँ किसी ने आग जलाई होगी या फिर कोई इंसान मौजूद होगा, इसीलिए सभी उस जगह की ओर बढ़ने लगते हैं। जंगल के बीच जाते समय इन्हें काफ़ी अजीब प्रकार की चीज़ों का सामना करना पड़ता है। जैसे कि जब एक मोड़ पर आता है तो सारा को पता लगता है कि असल में वो अभी जिस चीज़ पर चल रही है वो कोई ज़मीन नहीं बल्कि अंडे हैं, जिसके आकार बहुत ही ज़्यादा बड़े हैं। जो हैंक जिस चीज़ को देखता है तो उसके मन में एक ही आवाज़ निकलती है, अगर इसके आकार इतना बड़ा है तो इस अंडे को देने वाली कितनी बड़ी होगी। इतने में उन्हें अपने सामने एक बड़ी सी छिपकली लेटे हुए मिलती है। वो अभी सो रही थी और जानकारी के लिए बता दूं कि ये अंडे इसी के, इसीलिए हैंक सभी से कहता है कि हमें आराम से अपने कदम रखने होंगे, वो कहीं उठ ना जाए। लेकिन जिस चीज़ के लिए मना किया जाता है वही हो जाता है। ग्रैपो एक अंडे को तोड़ देता है गलती से, जिससे कि वहाँ पर शोर हो जाता है और इनकी मौत का समय भी नज़दीक आ गया था। फिर क्या आता, सभी जंगल की ओर भागना शुरू करते हैं अपनी जान बचाने के लिए, पर इन्हें अब वो इतनी आसानी से तो नहीं छोड़ने वाली। चारों जंगल की ओर भागते हैं लेकिन वो वहां भी आ गई थी। एक बारी तो ऐसा समय आता है इन सभी ने उम्मीद छोड़ दी थी, पर इतने में वहां पर कहीं से गोली चलती है, जिससे कि वो छिपकली एक ही बार में मारी जाती है। और ऐसे में ये गोली चलाने वाला कोई और नहीं बल्कि जॉनी था, शॉन के दादाजी, जो सभी का इस आइलैंड पर वेलकम करते हैं। उन्हें जिंदा और सही सलामत देखकर शॉन तो बहुत ज़्यादा खुश होता है। अब उन्हें अपने घर पर ले जाते हैं जो कि ट्री हाउस था। वहाँ पर ज़रूरतों के सारे सामान मौजूद थे, जो देखकर ये पूछते हैं कि आपने इतना सब कुछ अकेले और कैसे बना लिया। तो दादाजी बताते हैं कि जब मेरी बोट यहाँ पर अटक गई थी तो मैंने उसे छोटी छोटी चीज़ों को लाकर इकट्ठा किया, तब मैंने इस जगह को रहने लायक बनाया। जिसके बाद हैंक का सवाल आता है कि आपने हमें संदेश कैसे भेजा। वो बताते हैं कि ये एक डिवाइस है, उसकी मदद से। उसको देखकर शॉन कहता है कि फिर तो हमें इससे मैसेज भेजना चाहिए ताकि कोई और हमारी मदद के लिए आ सके। लेकिन दादाजी बताते हैं कि ये पॉसिबल नहीं है, इसमें महीने और कभी कभी साल भी लग सकता है। हमें सैटेलाइट के सही डायरेक्शन में आने का इंतजार करना होगा, तब जाकर हम मैसेज भेज सकते हैं। लेकिन अब हमारे पास इतना समय नहीं है, जल्दी ही कुछ करना होगा। यहाँ हैंक परेशान था क्योंकि उसे दादाजी की बातों पर जरा भी यकीन नहीं था कि वो सच कह रहे हैं। अगले दिन ये लोग सभी वहां से निकल जाते हैं किसी चीज की तलाश में, और इनको लीड दादाजी कर रहे थे। वो इन लोगों को एक छुपी हुई जगह पर लेकर जाते हैं जो किसी कैसल जैसी थी, पर वीरान दादाजी का कहना था कि यहाँ पर पहले एक आबादी रहा करती थी इंसानों की, जो कि एक वीरान थी। दादाजी का कहना था कि यहाँ पर पहले एक आबादी रहा करती थी इंसानों की, लेकिन फिर इस जगह का भूगोल ही बदल गया और सब कुछ तबाह हो गया। और तब से ये आइलैंड 70 साल पानी के अंदर रहता है और 70 साल बाहर। अब ये लोग उस कैसल के अंदर जाते हैं जहाँ पर बेशकीमती सोने हीरो की दीवारों को बनाया गया था, जिसकी कीमत ही नहीं होगी। और तब हैंक को वहाँ पर कुछ पानी के स्रोत दिखते हैं, जिन्हें टेस्ट करने पर उसे पता लगता है कि ये पानी तो समुंदर का है, क्योंकि ये खारा था। यानी कि अब पानी ऊपर आ रहा है तो हमारे पास 70 साल नहीं बल्कि बहुत ही कम समय बचा हुआ है। और दादाजी भी उसकी बात से सहमत होते हैं। वो यही बताने उन्हें यहाँ पर लेकर आए थे। अब उन्हें कुछ न कुछ तो करना होगा, वरना वो सभी यहीं मारे जाएंगे। लेकिन हमारे पास ना तो कोई बोट है ना ही कोई चॉपर। तभी शॉन बोलता है कि मैंने पढ़ा था कि इस आइलैंड पर सबसे पहले एक कैप्टन आया था अपने लोगों के साथ, क्योंकि उसे यहाँ पर कुछ ऐसा मिलने की उम्मीद थी जिसे वो अमर हो सके। उसने ये पूरा सफ़र एक सबमरीन से तय किया, तो अगर हमें वो मिल जाए तो शायद बात बन सकती है। उसकी बात को सुनकर दादाजी को याद आता है कि उन्होंने कुछ दिन पहले उस कैप्टन की कब्र को देखा था। शायद उसकी कब्र पर हमें वो किताब मिल जाए जिस पर उसने अपने पूरे अनुभव को लिखा था। सब लोग राजी हो जाते और फिर उस कब्र तक जाते, पर वो जगह बहुत ही ज़्यादा पुरानी थी और सक्रिय भी, इसीलिए किसी का भी अंदर जाना मुमकिन नहीं था। पर सारा कहती है कि वो जा सकती है क्योंकि वो पतली है, लेकिन उसके अंदर जाते ही वो जगह हिलना शुरू हो जाती है। सभी घबरा जाते हैं। इस बीच नीचे सारा को बहुत सारे हीरे जवाहरात दिखते हैं जो कि उसी कब्र के साइड में रखे थे। शायद वो सभी कैप्टन के होंगे। उन्हीं के बीच उसे एक किताब भी मिलती है। इतने में वो कब्र गिरने लगती है, लेकिन सही समय पर वो बाहर आ जाती है। अब सभी उस बुक को पढ़ते हैं जो कि हिंदी में लिखी थी, और हिंदी दादाजी को आती थी, इसीलिए वो उसे पढ़कर बताते हैं कि जहाँ पर वो सबमरीन है वो उस जगह को जानते हैं, पर वो बहुत ही ज़्यादा दूर है और कुछ खतरनाक रास्तों से होकर गुजरना होगा। तो हैंक सभी से कहता है कि हमारे पास यही एक मौका है, वरना पानी ऊपर आ जाएगा और ये पूरा आइलैंड समुंदर में समा जाएगा।
अब ये लोग चलना शुरू करते हैं, इन्हें अब लंबा सफ़र तय करना है, इसीलिए इन्हें बिना रुके आगे बढ़ते रहना होगा। इन सभी को ये भी ध्यान रखना होगा कि यहाँ पर हर चीज़ एक रहस्य है, अचानक कौन सी चीज़ हमला कर दे इन्हें कुछ पता नहीं। कुछ घंटों के सफ़र के बाद ग्रैपो नोटिस करता है कि वहाँ पर सोने की बारिश हो रही है, यानी कि गोल्ड की बारिश। शॉन तो ये देखकर एकदम पागल हो जाता है, कोई भी आम इंसान होगा वो ऐसे ही रिएक्ट करेगा। तब हैंक उन्हें बताता है कि वहाँ एक ज्वालामुखी है, उसके पास शायद सोना होगा, तो वो बाहर आ रहा है। तभी शॉन कहता है कि हमें वहाँ जाना चाहिए, हम सभी बहुत अमीर बन सकते हैं। लेकिन दादाजी उसे समझाते हैं कि लालच उनकी जान ले लेगी, अगर उनकी जान रही तो फिर पैसे कमा लेंगे, अगर मर गए तो फिर ये सोना किस काम का। शॉन मान जाता और फिर सब आगे की ओर जाते हैं। कुछ ही दूरी पर जाकर इन्हें रास्ता खत्म हो जाता है, क्योंकि आगे अब महासागर आ चुका है जिसको ये लोग पार नहीं कर सकेंगे। सभी बहुत परेशान थे कि अब क्या किया जाए, लेकिन इतने में वो पीछे देखते हैं तो वहाँ पर दादाजी एक मधुमक्खी के ऊपर बैठे हुए, जो देखकर सभी हैरान थे। लेकिन तभी उन्हें याद आता है कि यहाँ तो सब उल्टा है, इसीलिए वो भी एक मधुमक्खी पकड़ लेते हैं और फिर उसके साथ आगे बढ़ने लगते हैं। लेकिन तभी उनके ऊपर कुछ बड़े पंछी हमला करते हैं, जिसे बचने के चक्कर में शॉन नीचे गिर जाता है और उसके पैरों में चोट आ जाती है, जो देखकर हैंक कहता है कि आज रात हम यहीं रुकेंगे, फिर कल सुबह आगे बढ़ेंगे। हैंक शॉन का बहुत ख्याल रखता है, जो देखकर उसे काफ़ी अच्छा लगता है। वहीं ग्रैपो अपनी बेटी से पूछता है कि क्या वो शॉन को पसंद करती है, क्योंकि उसने शॉन की आंखों में उसके लिए प्यार देखा है। पर वो मना करती है क्योंकि वो दोनों बहुत अलग है। यहाँ से जाने के बाद वो किसी बड़े से कॉलेज में चला जाएगा, पर वो उसी पोर्ट में मछलियाँ पकड़ने लगेगी, जो सुनकर ग्रैपो को बहुत बुरा लगता है। उसने कभी अपनी बेटी के लिए कभी कुछ नहीं किया। अब जब सुबह होती है तो ये लोग देखते हैं आधे से ज़्यादा आइलैंड पानी में भर चुका है। तब दादाजी इन्हें बताते हैं कि हमें जल्दी चलना होगा, पर सारा को पता लगता है कि उसके पिता वहाँ मौजूद नहीं है। उसे पूरा यकीन था कि उसे सोने के पहाड़ के पास गए होंगे, क्योंकि उन्होंने रात में कहा था कि वो उसका एडमिशन किसी अच्छे कॉलेज में करवाएंगे। अब सारा उसके बिना तो नहीं जाएगी, इसीलिए हैंक और सारा दोनों उन्हें ढूंढने के लिए चले जाते और शॉन और दादाजी दोनों उस सबमरीन के लिए निकल जाते हैं। वहीं हम ग्रैपो को देखते हैं जिसे सोना मिल चुका था, लेकिन उसका आकार इतना ज़्यादा बड़ा था कि वो उसे उठा ही नहीं पाता। तभी वहाँ पर सारा पहुँचती है और अपने पिता को चलने को कहती है, पर वो मना करते हैं और सारा कहती है कि उसके लिए सबसे कीमती वही है। अगर वो ही नहीं रहेंगे तो इस आराम वाली ज़िंदगी का वो क्या करेगी। अगर वो साथ होंगे तो वो सब कुछ हासिल कर सकते हैं। उसकी बातों को सुनकर वो इमोशनल हो जाते हैं। वहीं हैंक और शॉन को वो जगह मिल जाती है, लेकिन सबमरीन पानी के काफ़ी नीचे थी, इसीलिए अब हैंक अपने नेवी का एक्सपीरियंस इस्तेमाल करता है और फिर आसपास की चीज़ों से ऑक्सीजन मास्क बनाता है, जिसके बाद दोनों ही नीचे पहुंचते हैं, जहां उन्हें वो सबमरीन दिख जाती है। पर इतने टाइम से नीचे रहने पर उसका गेट लॉक हो गया था, जो कि अब खुल नहीं रहा था। इतने में वो देखते हैं वहां पर एक स्टिंग फिश उनकी ही ओर आ रही है, जो कि बहुत बड़ी है, इसीलिए अब इन्हें जल्दी से उसे खोलना होगा। वो बहुत ही तेजी से करीब आ रही थी। इतने में वो उस गेट को खोल लेते हैं और अंदर आ जाते हैं। वहीं दादाजी, ग्रैपो और सारा वो अपना रास्ता भूल चुके थे, लेकिन दादाजी के हुनर के कारण वो फिर से अपने रास्ते पर बढ़ने लगते हैं। उधर नीचे वो दोनों नीचे सबमरीन में जहां वो इंजन को स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन वो कुछ ही देर बाद बंद हो जाता है, क्योंकि उसमें ऊर्जा खत्म हो चुकी थी, जो कि इंजन को शुरू करने में मदद करती है। तो हैंक को एक आइडिया आता है। वो कहता है कि मैं ऊपर जा रहा हूँ। उसने खुद को एक रस्सी से बांधा हुआ था और एक वायर थी जिसको उसने एक रॉड में लपेटा हुआ था। जैसे ही वहाँ पर वो स्टिंग फिश आती है, वो उसके मुंह में वो रॉड घुसा देता है, जिसके झटके से वो पूरी सबमरीन चालू हो जाती है। अब जो कि स्टिंग फिश के अंदर बहुत ही ज़्यादा करंट होता है, तो अब ये पूरा आइडिया काम कर गया था। लेकिन वहाँ ये तीनों फंस चुके हैं, क्योंकि उनके आगे की चट्टानें अब पानी में मिल गई है। अब तो तेज तूफान भी आने लगा है, जिसके कारण ये लोग चट्टान के नीचे गिर जाते हैं। ये पूरा आइलैंड तबाह हो रहा है, हर जगह ज्वालामुखी फट रहे हैं और पानी में डूबने लगते हैं। लेकिन तभी इनके सामने वो दोनों सबमरीन लेके एंट्री मारते हैं और इन्हें बचा लेते हैं। लेकिन अभी भी वहां पर काफी सारे पत्थर थे जो इनके सामने आ रहे थे। लेकिन हैंक के पास उसका भी जुगाड़ था। वो सबमरीन में रखी एक मिसाइल को लॉन्च करने लगता है, जिससे कि आगे का रास्ता साफ हो जाता है और ये लोग बच जाते हैं। कहानी अब 6 महीने आगे आती है, जहां हम देखते हैं कि ग्रैपो उस पोर्ट का सबसे अमीर आदमी बन गया, क्योंकि वो सच में कुछ सोने को अपने साथ लाया था, जिससे उसकी जिंदगी पूरी बदल चुकी थी। आज शॉन का बर्थडे भी है, तो उसे मिलने सारा आती है और उसके दादाजी भी उसे जो गिफ्ट में एक किताब देते हैं, जो कि चांद के सफर के बारे में थी, जिसको देते हुए वो कहते हैं, क्या तुम एक और सफर के लिए तैयार हो? और बूम, यही कहानी खत्म हो जाती है। लगता है अगली बार ये चांद पर जाएंगे, लेकिन किसी शॉर्टकट तरीके से।
वेल आपको कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। पीस आउट।